मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। इस वीडियो सीरीज में हम आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आईवीएफ की एक एक स्टेज जो रहती है उस पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हमें समझ में आएगा कि हमारे साथ आईवीएफ प्रोसीजर में क्या होने वाला है, हमें कितनी बार हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, हमें कितनी बार इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें कितनी बार भर्ती होना पड़ेगा, किन प्रोसीजर्स को हमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सक्सेस कैसे डिसाइड होता है, जब पहला फेल हो जाता है तो आगे कैसे जाए। तो ये सारी जानकारी हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। जब आईवीएफ कराने की हम सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न रहता है, और डॉक्टर जब बताते हैं कि अभी ये बाकी सारी टेक्निक्स आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आपको आईवीएफ करना है, तो हम आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। जब हमारे फैलोपियन ट्यूब टाइटली बंद रहते हैं, जब हमारे हस्बैंड का काउंट कम रहता है, मोटिलिटी कम रहती है, एबनॉर्मल फॉर्म ज़्यादा रहते हैं। कभी ऐसे भी होता है हमारे दोनों के रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, आईयूआई कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, वापस से आईयूआई कर रहे हैं, फिर भी हमें कंसीव नहीं होता, जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो वो भी एक रीज़न रहता है, तो डॉक्टर हमें आईवीएफ कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। कभी हमारी उम्र ज़्यादा रहती है, एएमएच काउंट कम रहता है, हम नेचुरली ट्राई करते हैं फिर भी नहीं कंसीव होता, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है, तो हम आईवीएफ कराने के लिए कहते हैं। कभी हमारे फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं, कभी मेटाबॉलिक डिफेक्ट रहते हैं। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रहती है, थैलेसीमिया रहता है, सिकल सेल एनीमिया रहता है, तो भी डॉक्टर हमें आईवीएफ करके सही एम्ब्रियो सिलेक्ट करके वो ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। तो आइए हम जानेंगे आईवीएफ शुरू करने से पहले हमें क्या प्री ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। जितनी हमारी तैयारी अच्छी है उतना रिजल्ट अच्छा होने वाला है। हमारे आईवीएफ का सक्सेस निर्भर होता है हमारी स्पर्म की क्वालिटी पे, हमारी अंडे की क्वालिटी पे, हमारी गर्भाशय की रिसेप्टिविटी पे, और उसके साथ ही हमारी शरीर पे जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, एलो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभी हमारा शरीर हमारे नॉर्मल गर्भ, हेल्दी गर्भ को भी रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें रहती, इस पर निर्भर होता है हमारा आईवीएफ का सक्सेस। तो आइए हम जानेंगे आईवीएफ से पहले हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण रहता है हमारे आईवीएफ का काउंसलिंग, क्योंकि सबकी केसेस में आईवीएफ सेम नहीं रहता। तो ये आईवीएफ काउंसलिंग में हमें हमारे लिए सिलेक्ट किए गए जो आईवीएफ की टेक्निक है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ये प्रोसेस के लिए कितना समय लगेगा वो समझ में आएगा, उसके लिए कितने दिन हॉस्पिटल में आना है ये हमें काउंसलिंग में पता चलेगा, कितनी बार एडमिट होना पड़ेगा उसके बारे में आपको पता चलेगा, इसका कॉस्टिंग पता चलेगा, इसके बाद क्या सावधानियां बरतनी, ये सारी चीज़ें आपको आईवीएफ काउंसलिंग में पता चलेगी। नेक्स्ट स्टेप रहती है हमारी बॉडी की तैयारी। ये बॉडी की तैयारी में पहले हम रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, हम ये भी देखते हैं कभी हमारे शरीर में रूबेला, वेरिसेला के एंटीबॉडीज़ है या नहीं। वो नहीं रहेंगे तो डॉक्टर हमें वैक्सीन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही कभी कभी गर्भाशय के मुख पे जब जख्म रहती है तो डॉक्टर हमें पैप्समियर करने के लिए बोलेंगे, डॉक्टर हमारा HPV DNA करेंगे, डॉक्टर कभी कभी वो कॉटराइज करने के लिए भी कह सकते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो उसकी प्री ट्रीटमेंट होगी। हमारे शरीर में मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज रहेगी तो वो पहले रेक्टिफाई होगी। हमारे थायराइड डिस्टर्ब रहेगी तो थायराइड पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन हम टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन में गड़बड़ी रहती है तो हमारे अंडे की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो उसकी भी जांच होगी। हमारी शादी नज़दीकी रिश्तेदारी में है या हमें बार बार अबॉर्शन नेचुरली हुए हैं तो डॉक्टर इसके लिए स्पेशल टेस्ट आपको बोलने वाले हैं, जिसमें आपके दोनों के जेनेटिक स्टडी यानी कि कैरियोटाइपिंग होगा, और आपके लिए बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के जो टेस्ट रहते हैं, जो एलो इम्यूनिटी के टेस्ट, ऑटो इम्यूनिटी के टेस्ट, वो सारे डॉक्टर आपको करने के लिए कह सकते हैं। उसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन रहती है वो हमारी इंटरनल एग्जामिनेशन। हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन में डॉक्टर हमारा यूट्रस देखने वाले हैं, दोनों अंडाशय देखने वाले हैं, अंदर की कैविटी देखने वाले हैं।
ओवरीज में अंडों की संख्या कितनी है, ओवरीज में सिस्ट रहती है तो उसका क्या करें, अंदर का एंडोमेट्रियम कैसा है जिस पे हमारे बेबी इम्प्लांट होने वाला है, उसमें कोई पॉलिप्स रहेंगे, फाइब्रॉइड्स रहेंगे तो डॉक्टर हमें वो निकालने के लिए सर्जरी एडवाइस करने वाले हैं। जब हमारा एंडोमेट्रियम अंदर की परत एकदम पतली रहती है तो डॉक्टर हमें हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए कहेंगे, और अंदर एडिशंस रहेगी तो वो एडिशंस ब्रेक करके डॉक्टर हमारी गर्भाशय की कैविटी आने वाले बेबीज़ का पोषण होने के लिए रेडी कर देंगे। इसके साथ ही सोनोग्राफी में कभी पता चलता है कि हमारे फेलोपियन ट्यूब्स में पानी है, और जब पानी रहता है इसको हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। ये हाइड्रोसाल्पिंग जब रहता है तो आईवीएफ का सक्सेस कम होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत बार डॉक्टर हमें ये हाइड्रोसाल्पिंग्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहेंगे। वैसे देखा जाए तो वो ट्यूब जिसमें पानी भरा हुआ है इसमें कभी भी नेचुरल कंसेप्शन नहीं रहने वाला है, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें नुकसान नहीं है बल्कि उसका फ़ायदा ही होने वाला है। कभी हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड की गठाने रहती है या हमारी गर्भाशय के वॉल में एडिनोमायोसिस रहता है तो डॉक्टर हमें कभी कभी फाइब्रॉइड की गांठें निकालने के लिए कह सकते हैं। जब फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ कैविटी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है तो ही सर्जरी करने के लिए हम कहते हैं। जब ये फाइब्रॉइड की गठानी थोड़ी बाहर के बाजू में रहेगी तो हम आईवीएफ के लिए फाइब्रॉइड की सर्जरी करने के लिए नहीं कहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि हम एम्ब्रियोज बनने के बाद वो एम्ब्रियो हम इजीली गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, इसको हम मॉक ट्रांसफ़र कहते हैं। लेकिन जिनका पहले IUI हो चुका है या जिनकी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है तो ये मॉक ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं रहती। आईवीएफ कराने से पहले हम पुरुषों के भी सीमेन की जांच करते हैं, और सीमेन का रिपोर्ट बहुत पुराना रहेगा तो वापस से जांच करने के लिए बोलते हैं। उस जांच से पहले हम पुरुषों में भी HIV, HbA1c, HCV, VDRL, ये जो वायरल मार्कर्स है उनकी हम टेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं उस समय मैं आपको एक सलाह देती हूँ, ये सीमेन एनालिसिस जब कंप्यूटराइज्ड होता है तो उसमें गलतियाँ थोड़ी कम रहती है, तो वो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट रहता है, इसमें ह्यूमन एरर नहीं रहती है। तो आईवीएफ कराने से पहले कंप्यूटराइज्ड अपना सीमेन रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमें पता चलेगा हमारा काउंट कितना है, हमारी मोटिलिटी क्या है स्पर्म की, उसके साथ ही उसकी रचना यानी कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनमें इन्फेक्शन है क्या ये भी देखेंगे। हमें इन्फेक्शन दिखाई देता है तो डॉक्टर हमें सीमेन की कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे, हमें एंटीबायोटिक का डोज डॉक्टर देंगे। जब सीमेन पैरामीटर्स में गड़बड़ी रहती है तो डॉक्टर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन करने के लिए कहते हैं। और उसके साथ ही आईवीएफ कराने से पहले डॉक्टर हमें DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ऑफ स्पर्म करने के लिए कहेंगे। इसमें हमें पता चलेगा अच्छी मॉर्फोलॉजी वाले, अच्छे दिखाई देने वाले स्पर्म्स भी कभी कभी DNA फ्रेगमेंटेड रहते हैं, और यही वजह रहती है कि हमें कम एम्ब्रियोज मिलते हैं या हमारे एम्ब्रियोज एबनॉर्मल बन जाते हैं। इसीलिए इसका प्री टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हमारे DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई रहता है तो डॉक्टर हमें मैक्स से सॉर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं। ये सब एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर हमें अंडे की क्वालिटी इम्प्रूव करने की दवाई देते हैं। वैसे उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E, विटामिन C, गर्भाशय की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए अर्जिनिन सैशे, ये सब इसकी मात्रा डॉक्टर दे सकते हैं। और जब हमारी AMH लेवल 1 से कम हो तो डॉक्टर हमें ओवेरियन रिजुवेनेशन कराने के लिए कहते हैं। वो करने के बाद हमारी अंडे की क्वालिटी और संख्या थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद रहती है, जिसमें हम ओवरीज में PRP करते हैं, कभी ACRS करते हैं, और कभी कभी हमारे बोन से बोन मैरो निकाल के उसमें से स्टेम सेल सेपरेट करके स्टेम सेल का इंजेक्शन हम ओवरी में देते हैं। जब हमारा AMH काउंट यानी कि अंडों की संख्या जब कम रहती है तो डॉक्टर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड दवाई देते हैं जिसमें DHEA कंटेंट रहता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जेल रहता है। ये पूरी तैयारी करने के बाद ही हम IVF की तरफ प्रोसीड होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया
कि आईवीएफ कराने से पहले हमें हमारे बॉडी की कैसे तैयारी करनी है, और ये तैयारी करने के बाद जब हम आईवीएफ की तरफ मुड़ते हैं तो अच्छा सक्सेस और कम साइकिल में सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये आईवीएफ की सीरीज ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।